वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके पास है एसी जनरेटर और डायनमो। आज हमारे पास ये वाला टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर, जिसको बोलते डायनमो। ठीक है, एसी जनरेटर होता क्या है? सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे एसी जनरेटर के नाम की तरफ ध्यान दिया जाए तो लगता है कि एसी जनरेटर है तो कोई चीज़ जनरेट हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे एसी जनरेटर के नाम के मुताबिक मत चलना। यहाँ पे एसी जनरेटर कुछ जनरेट नहीं करता, ये सिर्फ कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? एसी जनरेटर हमारे पास जो होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो आपके पास पहली चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो हम एग्जाम में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर होता क्या है? एसी जनरेटर हमारे पास होता है, एसी जनरेटर इज सच अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, खत्म बात। यानी कि हमारे पास एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद इसका आ जाता है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। डेफिनेशन क्या है? हमारे पास एसी जनरेटर की डेफिनेशन है एक ऐसी डिवाइस जिसका क्या काम होता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना। किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसको नीली 1888 में एक साइंटिस्ट थे निकोल टेस्ला, उन्होंने डिज़ाइन किया था सबसे पहले ये हमारे पास एसी जनरेटर को। पहली चीज़ याद करेंगे एग्ज़ाम के लिए, पहली चीज़ याद करेंगे आराम से आंखें बंद करके। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसको कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एग्जाम में लिखेंगे बड़े अच्छे से, एसी जनरेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेशन हो गई याद? चले आगे, पक्का? चलो, सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या रहेगा? देखो, इसका प्रिंसिपल है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो आपका पूरा चैप्टर है उसकी जहां से बेसिक आपने स्टार्ट किया था वही जो है आपके पास एसी जनरेटर का ही प्रिंसिपल है। याद करो, जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था जब भी किसी सर्किट के साथ जब भी किसी सर्किट किसी क्वाइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब भी किसी सर्किट के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या यूं कहते थे एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता था। और वो इंड्यूस्ड करंट तब तक रहता था जब तक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता था। याद करो, और इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल भी सेम वही है जो प्रिंसिपल रहता है हमारे पास किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमारे पास जब कभी भी किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या यूं कहें एक इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाता है कॉइल में। और वो इंड्यूस्ड करंट हमारे पास तब तक रहता है जब तक हमारे पास वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। यानी कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना रुक जाता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनना भी रुक जाता है। इसी को कहते हैं, इस इंग्लिश में क्या लिखोगे एग्जाम में? Whenever the magnetic flux linked with the coil changes, an induced EMF or current is set up in the coil, and this induced EMF continues as long as the change in magnetic flux continues। ठीक है, उसके बाद आपके पास मैंने बोला था कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट रहता है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? यहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन रहती है वो हमें कौन बताता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। याद हो अगर तो जरा दिमाग पे डालो स्ट्रेस और याद करो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता था। यानी कि यहाँ पे जो इंड्यूस होने वाला करंट होगा उसकी डायरेक्शन हमें कौन देता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देता है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आगे चलें।
उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन आ जाता है। कंस्ट्रक्शन में इसके जो की पार्ट्स हैं उन की पार्ट्स को जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स हमारे पास यहां पे जो आपके पास एसी जनरेटर है उसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लेते हैं, जिनका क्या काम होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना होता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास यहां पे आ जाता है एक आर्मेचर। ये क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर क्वाइल होती है, ठीक है, जिसका नाम हम मान के चलते हैं ABCD। अब इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली जाती है, उसके एक रेक्टेंगुलर क्वाइल लिया जाता है जिसको वाउंड किया जाता है, जिसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा जाता है। ठीक है। और ये कैसी क्वाइल ली जाती है, रेक्टेंगुलर, याद रखना। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज यहाँ पे जो आ जाती है, इसी के कंस्ट्रक्शन में जो एसेंशियल पार्ट है उसको बोला जाता है स्लिप रिंग्स। जो यहाँ पे स्लिप रिंग्स होते हैं उनका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं R1 एंड R2। आपको पता है फील्ड मैग्नेट्स हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल्स यूज करके। ठीक है। हमारे पास स्लिप रिंग्स, दो स्लिप रिंग्स होंगे जिनका नाम हमने क्या रखा, R1 एंड R2। और ये किसके साथ जुड़े होंगे, ये आर्मेचर के दोनों तरफ जुड़े होंगे, एक तरफ R1 और एक तरफ R2 जुड़े होंगे। दोनों R1 और R2 जो है वो इस रेक्टेंगुलर क्वाइल के साथ अटैच होंगे। और ये R1 और R2 भी क्या है, इसी आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड है। यानी कि आर्मेचर कॉइल जब रोटेट करेगा तो ये R1 और R2 रिंग्स जो हैं वो भी उस टाइम उसी के साथ साथ रोटेट करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे तीसरा आ जाता है, चौथा सॉरी, ब्रशेस। ब्रशेस का नाम हम रख लेते हैं B1 और B2। यहाँ पे हमारे पास R1 रिंग के साथ एक ब्रश लगाया जाता है B1 और R2 रिंग के साथ एक ब्रश लगाया जाता है B2। दोनों के इसको इसके साथ लगाया जाता है, इसको इसके साथ लगाया जाता है। जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है यहाँ पे जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा वो एक्सटर्नल सर्किट में दे देना, टू पास आउट। यहाँ से जो करंट जो हमारे पास जो जनरेट होगा उसको पास करने का काम कौन करता है, ये ब्रशेस करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलो अब इसका कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि हमारे पास जो एसी जनरेटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये चार चीजें याद हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या कर लिया, हमने पोल बना दिए। ठीक है। ये हमारे पास फील्ड मैग्नेट प्रोड्यूस हो गया, दिस इज योर साउथ पोल एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल। ठीक है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया जिसका नाम क्या है, ABCD। ठीक है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये कॉइल है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट फील्ड मैग्नेट्स हो गए, दूसरा पॉइंट एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD हो गया और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस क्वाइल का। अच्छा, इसके बाद हमने क्या बोला कि जी ये जो क्वाइल है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, दो स्लिप रिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। तो हम यहां से स्लिप रिंग्स बना लेते हैं। देखो R1 रिंग अगर मैं ऐसे करके यहां पे बनाऊं, दिख रहा है ये रिंग की जैसा, और R1 रिंग किसके साथ प्रेस किया गया है, इस प्रेस्ड अगेंस्ट एक ब्रश लगाया गया है यहाँ पे जिसका नाम क्या है, ये हमने बना लिया B1। ठीक है, बिल्कुल ठीक। वैसे ही हमारे पास एक दूसरा रिंग है जिसका नाम क्या है R2, और इस तरफ क्या लगाया है हमने, दूसरा ब्रश लगाया है जिसका नाम क्या है B2 और इसका नाम है R2। ठीक है, यहां से यहां, और यहां पे हमने लगाया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो एक्सटर्नल सर्किट में हमारे पास है। और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन में देखना जरा क्या है, कंस्ट्रक्शन वापस से देखना।
हमने बोला कि हमारे पास जहाँ पे एसी जनरेटर के जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले एक फील्ड मैग्नेट होता है और ये फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे लगा हुआ है इन द प्लेन ऑफ पेपर। इस बोर्ड के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके हैं बोर्ड पे ही। फिर हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर क्वाइल, जिसका नाम है आर्मेचर। एक रेक्टेंगुलर क्वाइल ली है हमने ABCD, ठीक है। इसका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है जो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्वाइल यहाँ पे रोटेट कर सकता है। क्वाइल को रोटेट करेगा तभी तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो यही है वो क्वाइल जो हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसका। आर्मेचर कॉइल जो है उसको किसके साथ कनेक्टेड किया है, दो रिंग्स R1 और R2 के साथ। और ये जो आगे रिंग्स हैं, दिस इज योर रिंग R1, ये रिंग्स R1 और R2 हैं, इनके साथ क्या कनेक्टेड है, ये ब्रशेस B1 और B2। और इन ब्रशेस B1 और B2 का क्या काम होता है, यहाँ पे जो करंट सेटअप होगा, कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा, उसको यहाँ बाहर प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो करंट आएगा वो इन ब्रशेस के थ्रू होते हुए यहाँ पे फ्लो आउट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्लियर हो गया। चलो अब जरा वापस से कहानी पे आते हैं। हमने बोला है कि इसका प्रिंसिपल जो रहता है वो रहता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है कि नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास एक इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कैसे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सर, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है डोनेटेड बाय फाई इज इक्वल टू B.A। बी क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड होता था, और ये ए जो होता था ये क्या होता था, एरिया एलिमेंट होता था, ठीक है। चलो सबसे पहले अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मान के चलो ये जो आपके पास यहाँ पे ये बात समझने वाली है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे करके सेटअप कर लिया है कि ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये हमने ये मान के चलो, देखो इनके नाम रख लेते हैं। ये आपका इस तरफ A B और इस तरफ सामने होगा आपका C और यहाँ पे होगा D, ठीक है। A B C और D, समझ आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, हमने बोला कि एक ऐसा केस ले लेते हैं कि मान के चलो हमारे पास जो है, हम बोलते हैं कि हमारे पास जो क्वाइल है उसको हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है ऑन द बोर्ड, इस बोर्ड पे ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये हमने रख लिया उस पे क्वाइल, और ये क्वाइल है अभी उसके परपेंडिकुलर, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये याद रखना कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है और ये क्वाइल को हमने इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है कि नहीं। लेकिन क्वाइल का अगर एरिया एलिमेंट की मैं बात करूं तो क्वाइल का जो एरिया एलिमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, हाँ या ना। हमें पता है जो एरिया एलिमेंट रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है किसी इस प्लेन के, ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। और हमें पता है फाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, BA cos ऑफ थीटा। और cos 0 हमारे पास है क्योंकि थीटा 0 है, cos 0 कितना होता है 1। इसलिए यहाँ पे लगने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। याद करो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ी हुई थी कहानी। ये बात ध्यान से समझना कि हमने तो बोला कि कॉइल परपेंडिकुलर है, लेकिन गलती से भी कहीं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मत लिख देना। कॉइल तो परपेंडिकुलर है, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट, हम एंगल की बात करते हैं, वो तो एरिया एलिमेंट जो एंगल बनाता है, वो एरिया एलिमेंट आपको पता है यहाँ से निकलता है, और वो जो एरिया एलिमेंट है उसका एंगल कितना बढ़ रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 0। इसलिए यहाँ पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होता है, मैक्सिमम। गलती से भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मत लिख देना, समझाइए बात। फिर कहता है जैसे ही हम क्या करेंगे, इस कॉइल को रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, कॉइल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। देखो ये हमने कॉइल को क्या करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे करके। ये AB हमारे पास सामने था, तो हम बोल सकते हैं AB कहां पे था और CD कहां पे था, है कि नहीं। दिख रहा है हमें, AB हमारे पास कहाँ है, सामने है, और CD देखो कहाँ है, पीछे है। अब जरा यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताना जरा क्या है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देखो ये है, ये हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर बताता है, या ऐसे करके बताते हैं हम किसको, ये फोर्स बताता है कि फोर्स कहाँ की तरफ लग रही है। थंब, ये फर्स्ट फिंगर तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देता है,
और हमारे पास जो सेंट्रल फिंगर है उसका काम होता है हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देना, हाँ या ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने बोला कि जैसे ही हम इस कॉइल को रोटेट करें, ठीक है, देखो हमने कॉइल को क्या करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करके मान के चलो हमने कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दिया। पहले कॉइल ऐसे था, इस वाले केस में अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। ये हमने कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखना, इमेजिन करना चीजें, ये 3D चीजें हैं। इस कॉइल को मैं अंदर की तरफ ले रहा हूं, ये कॉइल अंदर की तरफ जा रही है, तो ये वाला फेस कॉइल का अंदर की तरफ जा रहा है और CD वाला फेस बाहर की तरफ आ रहा है, हाँ है ना। देखो ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, और ये वाला फेस बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम अगर बात करें तो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाने की कोशिश की जा रही है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो AB है वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि AB क्या करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करके अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर AB अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें कौन बताता है, थंब बताता है, और ये राइट हैंड है, ठीक है। ये अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसको ध्यान से समझना। देखो AB क्या करने की कोशिश कर रहा है, अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे करके है, इसको ऐसे करके समझते हैं। AB ऐसे करके था, अब ये AB क्या कर रहा है, अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी कहाँ की तरफ है, अंदर वाली साइड की तरफ है, ऐसे करके है, हाँ है ना। ये मेरा थंब दिख रहा है आपको, ऐसे करके है। यानी कि ये AB कहाँ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अंदर की तरफ। ये मेरे पास ये वाली फिंगर जो है वो मुझे क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस टाइम जो मेरे पास फिंगर है, देखो फिंगर की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, अपवर्ड्स है, हाँ या ना। इसलिए इस वाले फेस पे जो आपके पास करंट की डायरेक्शन रहती है इज फ्रॉम A टू B। आई होप ये बात क्लियर है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करना है ना, तो ये हमें बताता है डायरेक्शन को। देखो AB जो है पहले ऐसे था, इसको हमने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे, यानी कि पीछे की तरफ रोटेट कर रहे हैं ऐसे, देखो। और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये बोर्ड पे ही है, इसी बोर्ड पे है, लेना बोर्ड पे ऐसे करके हैं। यानी कि ये हमारे पास जो अंगूठा है हमारे, ये अंदर की तरफ, इस बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम देखेंगे अगर ध्यान से, ये देखो ये मेरे बोर्ड के अंदर की तरफ है, और ये मेरी फिंगर कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। इसलिए ये हमने जो बताया कि AB फेस पे जो हमारे पास करंट रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, A से लेकर B तक। क्लियर है ये चीज। अगर A से B हमारे पास AB फेज की बात करें, देखो हमने बोला कि AB फेज जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करके अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना। इसका मतलब जो यहाँ पे CD फेस है वो बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर हम बाहर की तरफ आने की कोशिश करें तो हम ऐसे करके बोलेंगे वापस से, देखो हमारे पास इसको ऐसे करके समझेंगे। अब ये बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये पहले अंदर की तरफ था, अब बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो ये बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आ रहा है बाहर की तरफ, ये हमारा अंगूठा दिख रहा है आपको, अपनी तरफ दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, हमारा अंगूठा अपनी तरफ दिख रहा होगा। और ये हमें उंगली जो है ये तो प्लेन है, बोर्ड में है, और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताती है। अब बताओ जरा इस फिंगर की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है। अगर हमारे सेंट्रल फिंगर की बात करें तो हमारी फिंगर जो सेंट्रल फिंगर है उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि इस वाले फेस पे जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना यहाँ पे आ गया होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ लग रही है ना। देखो एक कॉइल ऐसे थी, अब कॉइल क्या कर रही है, अंदर की तरफ जा रही है। जब अंदर की तरफ जा रही है तो ये हमारा अंगूठा जो है ना वो मान के इस बोर्ड के पीछे, देखो यहाँ पे क्लियर होगा, अंगूठा देखो हमारा कहाँ है, बोर्ड के पीछे है, और ये हमारी उंगली कहाँ है, ये वाली फिंगर की बात करें, अंगूठा पीछे पीछे यानी कि इसके अंदर। ये फिंगर किस डायरेक्शन में है, ये वाली फिंगर की बात कर रहा हूं मैं, ये इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के। ये वाली फिंगर की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ। इसलिए इस वाले फेस में एंगल करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, A से B तक। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे CD जो फेस है पहले ऐसे था, अब CD बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगर CD बाहर की तरफ आने की कोशिश करे यानी कि ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यही है इसी फिंगर की। करंट की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है, इस वाले यहाँ पे हम बोलते हैं कि A से B तक और यहाँ पे C से D तक। ये जो करंट आता है यहाँ पे तो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हम बोलते हैं
कि जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन रहती है वो कहाँ से कहाँ की तरफ रहेगी। देखो यहाँ से यहाँ B2 से B1, यानी कि यहाँ पे जो करंट रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, B2 से B1 की तरफ रहेगा। क्लियर है इतनी सी बात। चलो इसके आगे बात करें अगर, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जैसे इसका हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। हाफ रोटेशन आपको पता है, देखो ये हमारे पास कॉइल है, पहले ऐसे करके था, ठीक है। जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ होगा तो देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं और मैं कंप्लीट रोटेशन दूं इसको, तो ऐसे करके आएगा, ऐसे 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 ऐसे, और वापस से एक रोटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाफ रोटेशन के बाद की बात करें तो हमारे पास यहां से स्टार्ट हुआ था मैं, तो मेरे पास मैंने इसको हाफ रोटेशन देना है, तो मैं ऐसे करके दूंगा हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद बताओ जरा ए बी कहां होगा, तो हाफ रोटेशन के बाद हमारे पास आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद अब क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बी जो फेस था वो कहां चला जाएगा, बैक में चला जाएगा, और जो सी डी फेस है वो फ्रंट में आ जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं। देखो पहले स्टार्टिंग में हमने ऐसे करके रखा था, ये हमारा ए बी फेस था और ये सी डी फेस था। फिर हमने बोला कि हमने इसको हाफ रोटेशन दे दिया, ऐसे करके हाफ रोटेशन दे दिया, तो अब ए बी कहाँ रह गया, पीछे, और सी डी कहाँ हो गया, आगे, हाँ या ना। यानी कि अब हम बात करें अगर, तो अब हमारे पास जिस तरफ पहले सीडी में करंट थी, पहले सीडी फेस आपका पीछे था ना, अब कौन सा फेस पीछे हो गया है, ए बी। यानी कि अब ए बी में जो आपका करंट रहेगा वो कहां की तरफ रहेगा, बी से ए की तरफ, और सी डी में जो करंट है वो कहां से कहां की तरफ रहेगा, डी से सी की तरफ। यहां तक कहानी क्लियर है, बताओ जरा। यहां पे कहानी क्लियर है, ए बी सी डी, बिल्कुल ठीक है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे ए से बी तक, और अब ए बी कहाँ चला गया है, पीछे। यानी कि हाफ रोटेशन के बाद आपके पास कॉइल में क्या हो गया है, ये फेस पीछे चला गया है और ये फेस आगे चला गया है। ये ऐसे ही तो होता है हाफ रोटेशन, यहाँ से स्टार्ट किया और ये पीछे और ये आगे हो गया हाफ रोटेशन, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद हम बोले अगर, तो हमने बोला कि अब जो हमारे पास करंट रहेगी वो ए बी में कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, बी टू ए, और सी डी में कहां से कहां की तरफ होगी, डी टू सी। ये बात क्लियर है। कैसे क्लियर होगी, वापस से वही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा। अब पीछे वाला फेस जो है वो ए बी बन गया है, तो पीछे वाला फेस हमारे पास ए बी बन गया, तो ए बी में वापस से करंट नीचे की तरफ, और हमारे पास सी डी जो फेस है वह फ्रंट बन गया, तो इसलिए डी से सी की तरफ, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, हाफ रोटेशन के बाद हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट हो गया, ठीक है। हमने बोला कि कॉइल को रोटेट करेंगे, तो कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से यहाँ पे करंट सेटअप हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस वाले केस में जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि अब करंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, B1 से B2 की तरफ। अब इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई होप यहाँ से चीजें क्लियर हो गई हैं। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ की तरफ रहेगा, B1 से B2 की तरफ। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस क्या होता है, आफ्टर हर एक हाफ रोटेशन के बाद आपके पास प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। यानी कि जैसे ही आपके पास देखो, जैसे ही हमारे पास इसने एक हाफ रोटेशन कंप्लीट कर दिया तो करंट की डायरेक्शन ये रही, फिर हाफ रोटेशन हो गया तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, उसके बाद फिर हाफ रोटेशन करेगा तो फिर ऐसी करंट, फिर हाफ रोटेशन करेगा तो ऐसी करंट। यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। और आप देख रहे हो कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, ऑपोजिशन ऑफ करंट की जो है ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही है। तो यानी कि अगर करंट एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपोज हो रहा है तो हम बोलते हैं कि करंट की फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है, सोर्स जो हमारे पास यहाँ पे करंट है उसकी नेचर कैसी हो जाती है, अल्टरनेटिंग। क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और हमारे पास जो है ये यहाँ पे क्या हो जाता है, करंट अपोज करता जाता है हर हाफ रोटेशन के बाद। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, होता रहता है। हमारे पास एसी करंट जनरेट होते जाते हैं किसमें, एक एसी जनरेटर में, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। आई होप यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करना सीख गए हो आप। उसके बाद अगर आगे बात करें
हमने कितनी बार पढ़ लिया कि कॉइल को रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस में यूं कहें इंड्यूस करंट सेटअप होता जाएगा, और वो इंड्यूस करंट जो होता है वो तब तक रहता है जब तक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहा है। और हमने देखा कि कॉइल में जो हमारे पास जो कॉइल है वो हर हाफ रोटेशन के बाद क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर सेटअप हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ पे हमें उसके लिए तीन चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। मान के चलो हमारे पास जो कॉइल है उसमें कितने टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ए क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ कॉइल। बी क्या है हमारे पास, ये तो आपको पता है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। थीटा जो है वो एंगल है। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, जो नॉर्मल बनाता है किसका, थीटा जो वो है वो हमारे पास एंगल रहता है विच नॉर्मल टू ए मेक्स विद बी। ये पता है ना आपको, जो नॉर्मल रहता है एरिया एलिमेंट का वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है उसी को क्या बोलते हैं। यानी कि हमें मान चलो अगर ये हमारे पास साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारे पास रोटेशन है जहां पे ये रोटेट कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, कॉइल है। इस कॉइल का कुछ परपेंडिकुलर होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इस कॉइल का जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये थीटा क्लियर हुआ। अब जरा याद करें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी, तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है एन बी डॉट ए। अगर डॉट प्रोडक्ट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हमें सर पता है एन, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स किस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एन बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट को हम जानते हैं सर एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे आपको थीटा भी पता है, जहाँ पे हम फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, जहाँ पे हमें पता है देखो ओमेगा जो होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा बाई टी के बराबर। जहाँ पे ओमेगा जो रहती है वो एंगुलर वेलोसिटी रहती है कॉइल की। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि हमारे पास ये कॉइल है, ये रोटेट कर रही है ना, कॉइल रोटेट कर रही है, तो ये जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है कॉइल की, कितने एंगल के पे रोटेट की, कितने टाइम में। ठीक है, इसलिए हम ओमेगा को लिख सकते हैं थीटा बाई टी, यानी कि यहाँ से हम थीटा को लिखते हैं ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, उसके बाद हमें पता है एक बड़ा ही अच्छा लॉ पढ़ा था हमने, याद करो हमने चिल्ला चिल्ला के बोला था उस दिन कि ये फैराडे के दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है और याद रखना। फैराडे के दूसरे लॉ की कहानी अगर याद करो तो वहां पे आपको क्लियरली याद आ रहा है कि फैराडे का जो दूसरा लॉ है वो हमें बताता है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। और फैराडे के सेकंड लॉ के मुताबिक हमें पता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है वो रहता है इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर आपको याद हो तो। यानी कि यहाँ से E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये कहानी लिखनी पड़ेगी एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस एन, आपको कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बी कांस्टेंट है बाहर, ए कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी टी यानी कि डेरिवेटिव किसका बचेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी का। चलो वापिस से ही क्लास 11th की फिजिक्स की तरफ, जहाँ पे आपने पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स, और वहाँ पे बच्चे बड़े अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चन करते थे सर मैथमेटिकल टूल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे किस काम का है। तो एक बार फिर यहाँ पे रियलाइज हो जाता है क्यों मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हो आप। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है, ध्यान से देखना जरा, डी बाई डी टी एफ सिंपल अगर कॉस ऑफ टी होता तो हम निकालते डी बाई डी टी एफ कॉस टी, हमें पता है साइन माइनस साइन टी,
ये हमने फॉर्मूला सा याद कर लिया था। लेकिन सर जब हमारे पास आ जाता है डी बाई डी टी ऑफ क्या कॉस ओमेगा टी, तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो हमें पता है सर माइनस रहता है साइन ऑफ ओमेगा टी। उसके साथ क्या रहता है सर डी बाई डी टी ऑफ ये जो एंगल है, तो वो एंगल कितना है ओमेगा टी। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाता है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। और आपको पता है डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी जो होता है वो ओमेगा होता है, इसलिए इसको लिखते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एन बी ए इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है कहानी। उसके बाद अगर आगे बात करें तो हमें पता है कि जो ई जो है वो मैक्सिमम तब होगा, तो ई जो है मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। और साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होता है जब साइन ओमेगा टी कितना होता है 1। उस टाइम हमारे पास हम लिख सकते हैं कि जो ई नॉट होता है वो किसके बराबर बन जाता है एन बी ए ओमेगा इंटू 1, क्योंकि हमारे पास जो साइन ओमेगा टी है वो किसके बराबर है 1 के बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो ई है वो किसके बराबर रहेगा एन बी ए ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे ई नॉट, पीछे क्या कहानी है साइन ऑफ ओमेगा टी। ये निकला है मैग्नीट्यूड किसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का। उसी के मतलब यहाँ से हम करंट निकालना चाहें तो हमें पता है करंट जो हो जाता है वो आई इज इक्वल टू ई बाई आर होता है। ई की वैल्यू यहीं से पुट करेंगे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाई आर इज इक्वल टू ई बाई आर की ई नॉट बाई आर को अगर हम लिखें तो हमें पता है वो होता है आई नॉट, पीछे की कहानी साइन ओमेगा टी की कहानी वैसे की वैसी इज इक्वल टू, यानी कि आई नॉट जो हमारे पास है वेयर आई नॉट जो हमारे पास निकला वो किसके बराबर लिखा हमने ई नॉट बाई आर के। वो है क्या, वो तो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो आई है आई को मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां से आपके पास एक छोटी सी चीज दिख रही है, आपको रियलाइज हो रही होगी कि जो आई नॉट और आई का ग्राफ और जो साइन का ग्राफ है दोनों कैसे बन रहे हैं साइनोसाइडल बन रहे हैं। इसका मतलब इसका जो वेरिएशन हम दिखा सकते हैं तो वो ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये साइन का ग्राफ ऐसे करके बना। ठीक है, यहां तक की बात करें तो टाइम कितना t/4, यहाँ की बात करें तो 2t/4, यहाँ की बात करें तो 3t/4 और यहाँ की बात करें तो 4t/4। उसी को हम वापस से क्या लिख सकते हैं t, यानी कि 0 से लेकर t तक। इस तरफ क्या है आपका पास ईएमएफ, इस तरफ क्या है टाइम। ये टाइम को भी यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। टाइम के साथ वेरिएशन हो रही है, यानी कि देखो टाइम के साथ साथ हो क्या वेरी रहा था, टाइम के साथ साथ आपका क्या वेरी हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। कैसे, किसकी वजह से कॉइल को रोटेट करने की वजह से, यानी कि कॉइल की पोजीशन चेंज करने की वजह से। इसलिए इसको ऐसे भी बोला जाता है कि वेरिएशन किसका ई का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द कॉइल, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द कॉइल बोलिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलो कि टाइम के साथ कॉइल की क्या है, टाइम के साथ साथ कॉइल की मैग्नेटिक जो पोजीशन है वो चेंज होगी। पोजीशन चेंज करने की वजह से ही क्या चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वहां पे की वजह से वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और हम उसी तरह कहते हैं जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो कैसा होता है अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। क्लियर है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो एसी जनरेटर में जो करंट सेटअप हो जाता है हर हाफ रोटेशन के बाद वो क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है। और साइन के ग्राफ से क्लियर हो जाता है कि जो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट सेटअप हो जाता है वो कैसा रहता है, सॉरी जो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है वो कैसा सेटअप होता है अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। आई होप यहाँ तक कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप यहाँ पे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हमारे पास अगर इसमें किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स इट।